नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूके एसएससी पेपर लीक केस में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। यूपी और उत्तराखंड में 30 से अधिक स्थानों पर ईडी का छापा। बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर ईडी की छापेमारी है। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल। ईडी ने केंद्रपाल के घर और बैंक लॉकर को खंगाला है। देहरादून जेल में बंद है नकल माफिया केंद्रपाल। तो लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक राजेश चौहान के घर भी ईडी का छापा है। रामनगर में चंदन मनराल के घर भी चल रही ईडी की जांच। तो देखिए, ताबड़तोड़ छापेमारी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर जहां नकल माफियाओं पर नकेल कसने का कार्य किया जा रहा है। तो ईडी की मौजूदगी इस वक्त तो लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक राजेश चौहान के घर भी ईडी का छापा। रामनगर में चंदन मनराल के घर भी चल रही है ईडी की जांच। लगातार सुबह से ही ये ईडी की छापेमारी चल रही है। यूके एसएससी पेपर लीक केस में ईडी की ये एंट्री देखने को मिल रही है, जहां यूपी और उत्तराखंड में 30 से अधिक स्थानों पर ईडी का ये छापा। तो तमाम दस्तावेज और बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर पर ईडी की छापेमारी और पत्नी से पूछताछ। तो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है केंद्रपाल, जो अभी जेल में बंद है, लेकिन घर पर ईडी की यह छापेमारी। तो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल, जिसके घर पर अब ईडी मौजूद है और लगातार बैंक खाते और तमाम दस्तावेज खंगाल रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला आया, कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री ने खुद पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, कई राज खुलकर सामने आए। किस तरह से ये पूरा नकल सिंडिकेट, किस तरह से उत्तराखंड से ये पूरा उत्तर प्रदेश तक ये पूरा जाल बिछा हुआ था, जिसके बाद चाहे उत्तराखंड में गिरफ्तारी हो, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी देखने को मिली थी। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं ईडी को इस पूरे मामले पर एंट्री हुई है। और देखिए, ईडी अब नकल माफियाओं पर नकेल कसने का कार्य कर रही है। आखिर जिस तरह से पैसे का हेरफेर देखने को मिला और इसमें पूरा खेल पैसों का देखने को मिला, उसके बाद ईडी अब उन सभी दस्तावेज, बैंक अकाउंट को खंगालने में जुटी हुई है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार पूछताछ भी केंद्रपाल की पत्नी के साथ। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम में मौजूद है। सुदीप, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर शुरू से अगर नजर डालें तो किस तरह से ये मामला उजागर हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और देखिए, ये कार्रवाई अभी भी जारी है। अब ईडी की एंट्री इसमें हो चुकी है। अभी फिलहाल सबसे पहले अपडेट क्या, ये छापेमारी क्या अभी भी चल रही है? बिल्कुल, ये छापेमारी अभी जारी है और पेपर लीक की शुरुआती सूचना उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री को दी थी। मुख्यमंत्री ने इस विषय का परीक्षण कराते हुए जो तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ थे अजय सिंह, उन्हें सौंपी थी। उन्होंने कार्रवाई की शुरुआत की, जिसमें नकल माफिया हाकम सिंह, केंद्रपाल, चंदन मनराल जैसे लोग जेल भेजे गए। राजेश चौहान, जो लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, जो कि अभी जमानत पर हैं, वो भी अरेस्ट हुए थे और उनकी प्रिंटिंग प्रेस से करार भी यूके एसएससी का निरस्त हुआ था। अभी तक पुलिस जो आरोपी हैं उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त कर रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। परंतु अभी एक आज से ही इस पूरे प्रकरण में ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने बिजनौर में केंद्रपाल के घर पर, चंदन मनराल के, जो कि रामनगर का रहने वाला है, स्टोन क्रशर आदि भी इसके हैं और कई बड़े कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, इनका रेड की है। सूत्रों की माने तो राजेश चौहान, जो प्रिंटिंग प्रेस मालिक है, उनके यहाँ भी ईडी की टीम की रेड हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि ईडी की ओर से भी बयान आना बाकी है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनके द्वारा अर्जित संपत्ति, इनके द्वारा अर्जित धन को जब जब्त किया जा चुका है, तो ईडी की अब अगली कार्रवाई किस दिशा में? क्या ईडी के पास कोई और इनपुट है या ईडी कोई इनका आपस में कनेक्शन और ढूंढ रही है जो पुलिस या एसआईटी की जांच से छूट गया, या इसमें फर्दर कार्रवाई कुछ और होनी है? देखिए, जब तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा तब तक कहना शायद जल्दबाजी होगा। परंतु ईडी इस पेपर लीक में एंट्री कर चुकी है जांच के लिए, और ये बड़ी बात है। ईडी राष्ट्रीय एजेंसी है, प्रवर्तन निदेशालय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे विषय को इनिशिएट किया था, इसके बाद एक कार्रवाई शुरू हुई।
बिल्कुल सुदीप, और देखिए मुख्यमंत्री शुरू से ही इस पूरे मामले पर सजग नजर आए। जहां एक तरफ युवाओं में नाराजगी देखने को मिली थी, उस नाराजगी को दूर करते हुए इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की गई और देखिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद पूछताछ में बहुत सारी बातें सामने आई। जितने आरोपी गिरफ्तार हुए उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो किस तरह से पैसों का हेरफेर देखने को मिला, जमीन से आसमान तक पहुंचे हैं ये पूरे आरोपी, और कहीं ना कहीं ईडी की एंट्री इसमें बहुत कुछ बयां कर सकती है। देखिए, जैसा कि अगर हम नकल माफिया हाकम सिंह की बात करें जी। तो उसने सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन पर एक बड़ा रिजॉर्ट बना दिया, जहां कई पुलिस के बड़े अधिकारी जिनकी फोटो वायरल हुई, कई नेता वहां पहुंचे और उसकी आओ भगत, उसकी मेहमान नवाजी का लुत्फ लिया। इसके साथ ही चंदन मनराल का भी स्टोन क्रशर आदि है। केंद्रपाल की भी बड़ी संपत्ति बताई जाती है, जहां जीडी की टीम है। तो युवा बेरोजगारों के हितों से धोखा करते हुए और ऐसे युवा जो शॉर्टकट के जरिए नौकरी पाना चाहते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने राह चुनी और पेपर लीक कराते हुए उन्होंने बहुत बेहिसाब संपत्ति, धन दौलत अर्जित की। परंतु कहते हैं वक्त बदलता जरूर है और वक्त बदला और अब कुछ जेल में सलाखों के पीछे हैं तो कुछ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाइयों को झेल रहे हैं, जबकि इनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, बैंक खाते भी सीज किए जा रहे हैं। तो ये कार्रवाई की शुरुआत है। देखना होगा ईडी की ओर से क्या बयान आधिकारिक आता है, ताकि हम पूरे इस विषय को और डीपली समझ सकें कि आखिर जो ईडी ने पूरी कार्रवाई की इसमें वो क्या चेंज जोड़ना चाहती है या उसके पास क्या कुछ अलग इनपुट है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं अब बात रुड़की की करेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के मामले को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने गांव में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही देर रात पुलिस के बवाल करने वाले 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ पुलिस ने करीब 40 बाइक भी कब्जे में ली है। तो वहीं आज सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गिने चुने लोग ही मौजूद रहे। बता दें आपको कि रुड़की के बेलड़ा गांव में सोमवार को एक युवक मौत को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला। एक तरफ जहां पुलिस युवक की मौत का कारण हादसा बता रही है, तो वहीं परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई थी और इसी को लेकर पुलिस और परिजनों व ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस पर पथराव किया है। इस पथराव में एक इंस्पेक्टर और 2 दारोगा घायल हो गए थे। 2 पक्षों के जो है इसमें एक पक्ष की मृत्यु हो गई थी बेटे की, उसमें इनके द्वारा हत्या की बात कही गई थी, जो सरासर नहीं थी। जांच में हमारे आ गया था और एक्सीडेंट था, फिर भी उनको कहा गया था कि क्रिमेशन कर लें और जिसको भी तहरीर दे रही थाने पर आ जाए। लेकिन जो इसमें कुछ अराजक तत्व थे, जो भीड़ में शामिल होने के बाद उनकी कोशिश थी कि डेड बॉडी हाईवे पर रख दी जाए या कोई बवाल किया जाए, और इसमें हमारे 2 इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल पथराव किया गया जो घायल हुए। तब भी पुलिस ने और प्रशासन ने संयम रखा और इनको अंदर यहाँ पे भेजा गांव में कि शांति बनी रहे। और जैसा आपने देखा होगा करीब 1 से 1.5 घंटे तक इनको समझाया गया, लेकिन लगातार पथराव होने के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के उसमें जो निर्देश पर जो उनके था कि बलवाइयों को यहाँ से खदेड़ा जाए, इसके बाद डीएम साहब भी मौके पर आ गए और 144 लगा दी गई। अभी वर्तमान में शांति है। 2 पक्ष। तो न्यूज रूम से लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए बेलड़ा गांव में किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। अब चूंकि धारा 144 लगा दी गई है, क्या स्थिति बयां की जा रही है अधिकारियों की तरफ से, और जो आशंका जताई जा रही थी हत्या की, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये तो बहुत पहले ही साफ हो चुका था कि जो मृतक युवक है वो एक बाइक से अपनी खड़ी ट्रॉली से टकरा गया, परंतु लोगों को उसकी हत्या कर सकता, लिहाजा वो कल सुबह थाने व कुछ अन्य लोगों के संपर्क में थे। इस बीच कुछ उपद्रवी तत्वों ने 2 वर्गों के बीच इस पूरे मामले को बदल दिया और स्थिति तनावपूर्ण इतनी हुई कि पुलिस के 2 इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं। इतना तेज पथराव हुआ, एक पुलिसकर्मी का हाथ भी कटा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े परंतु संयम बनाए रखा। अंत में एसएसपी अजय सिंह और जो डीएम है धीराज गबरियाल वो इलाके में पहुंचे और एक फ्लैग मार्च निकाल के उपद्रवियों को हिरासत में लेना शुरू किया गया। पुलिसकर्मियों ने अपना मेडिकल शुरू कराया और अब मौजूदा समय में इलाके की स्थिति तनावपूर्ण तो है परंतु शांति बनी हुई है। पुलिस अब मुकदमे दर्ज कर रही है और उपद्रवियों को अरेस्ट करेगी। देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है। एक तो हरिद्वार देहात वैसे ही संवेदनशील है, दूसरा एक सामान्य एक्सीडेंट को किस प्रकार से माहौल बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये और भी चौंकाने वाला है। जी,
ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अभी फिलहाल की स्थिति मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि धारा 144 लग चुकी है। इससे पहले तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा था। अभी वहां पर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है क्या? बिल्कुल, अभी जो अगर स्थिति की अभी की बात करें तो अभी मामला शांतिपूर्ण है। तनाव है लेकिन मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण है। यहाँ पे पुलिस यहाँ पे पूरे चप्पे चप्पे में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर इसी जगह पर गांव में ही लगी हुई है, क्योंकि ये जो कल की जो घटना थी, ये घटना बड़ी ही गंभीर विषय हुआ, क्योंकि जो समुदाय के बीच में इस तरह से जो पथराव हुआ, पथराव में बहुत सी बातें निकल के आई सामने, क्योंकि एक मामूली सी घटना को इस तरह का रंग दिया गया और इस पथराव में पुलिस को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। और इसमें पुलिस के 2 इंस्पेक्टर सहित कुछ सिपाही भी जो पूरी तरह से जख्मी है। तो अब पुलिस जो मामले को संज्ञान में, अब मामले को नजायज को देखते हुए अब जो लोग उसमें उपद्रवित थे उन लोगों को उनकी शिनाख्त कर रही है और उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनको पकड़ने की भी कार्रवाई में लगी हुई है। जी ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंदू महापंचायत की खबरों के बीच उत्तरकाशी डीएम और एसपी पुरोला पहुंचे हैं। दोनों ही अधिकारियों ने शहर के जनप्रतिनिधियों और समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। डीएम अभिषेक रुहेला ने कहा कि पुरोला में सभी के साथ शांति बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुकानें खोलने पर सहमति बनी है। महापंचायत को लेकर उन्होंने कहा कि महापंचायत की सूचना सोशल मीडिया पर चल रही है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं एसपी अपर्णा यदुवंशी ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का सत्यापन उनके गृह जनपद से ही करवाया जाएगा। इसके लिए एक पुलिसकर्मी विशेष तौर पर तैनात किए जाएंगे। वहीं यदुवंशी ने कहा कि महापंचायत को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल जगह जगह तैनात है। सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जैसे व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के स्थानीय दुकानदार और विभिन्न समुदायों के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और जो व्यापार मंडल है उन्होंने इसमें बताया है और सभी ने सहमति व्यक्त की कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई दुकान ना खोले जाने के बारे में कोई आह्वान नहीं किया गया है और सभी दुकानदार अपना व्यापार काम करने के लिए, दुकान खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो समुदाय विशेष के लोगों से भी फीडबैक। आज जो शांति कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें एक बात जो ये भी सामने आई है कि इसको कई लोग जो है इसको बेवजह जो है तूल दिए जा रहे हैं और इसको कहीं और ही दिशा में मोड़ रहे हैं। लाइट से उन पे भी हम देखेंगे, उसकी जो बाइट है वीडियो को देखा जाएगा और उसमें जो है अगर कुछ होता है तो उसमें जरूर हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला आया, पूरे देश में ये ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन 17 दिन बाद डीएम और एसपी का ग्रामीणों के बीच जाना, उनसे बातचीत करना देर नहीं हो गई? ये पहले भी हो सकता था। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर मुखर होते हुए बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं डीएम एसपी अब 17 दिन बाद जाकर समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। जब नाबालिग को भगाने की घटना पुरोला से शुरू हुई, यानी यमुना घाटी से, और जो बात को गंगा घाटी तक पहुंची जी, इसमें 17 दिनों के भीतर प्रदेश में कई और घटनाएं कारित हुई, परंतु जो मुख्य केंद्र है वो पुरोला ही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से दूसरे संप्रदाय के लोग मूव कर रहे हैं। स्थानीय लोग रैली, आंदोलन, जुलूस निकाल रहे हैं। फिर जिलाधिकारी और कप्तान को 17 दिन क्यों लग गए, ये भी चौंकाने वाला है। जानकारों की माने तो कल जब असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया और उन्होंने इस महापंचायत के खिलाफ अपना पक्ष रखा, या यूं कहें एक संप्रदाय विशेष के पक्ष में ट्वीट किया, इसके बाद ये बैठक हुई, इसके बाद ये अधिकारी पहुंचे। ये और भी चौंकाने वाला है कि क्या उत्तरकाशी जिले में पुरोला से बड़ा कोई घटनाक्रम था जो इन अफसरों को समय नहीं मिला, या इस पूरे मामले पर उनकी नजर थी, वो बस लोगों के बीच ही नहीं आए। दूसरा, इस मामले की उनका कहना आधिकारिक जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। इस तरीके के देखिए आंदोलन आजकल सोशल मीडिया पे ही कैंपेन ले रहे हैं, आधिकारिक रूप से नहीं। आधिकारिक रूप से कोई इनकी पुष्टि या इसकी स्वीकृति, अप्रूवल आदि कम ही लेता है, क्योंकि लोग स्वतः ही सोशल मीडिया के मैसेज पर जुड़ते हैं और जुलूस निकलता है, फिर उसमें कई तरीके की तस्वीरें दिखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को बेहद हल्के तरीके से लिया गया और प्रस्तावित महापंचायत को लेकर अभी भी तैयारी चल रही है लोगों की। तो इसकी काट में
17 तारीख को दूसरा पक्ष देहरादून में महापंचायत करने जा रहा है। जी। कल जॉली ग्रांट में भी एक महापंचायत होने जा रही है। जी। तो देखिए, उत्तराखंड का एक विषय था जो हैदराबाद तक पहुंचा, इसके बाद ओवैसी का ट्वीट आया और उसके बाद ये सारी एक्टिविटी शुरू हुई, वो भी तब जबकि खुद मुख्यमंत्री हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये चौंकाने वाला है। बिल्कुल सुदीप, और देखिए जब ये पूरा मामला निकल कर आया, कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग इससे प्रभावित हो रहे थे और इसके बाद अलग अलग धर्मों की ये महापंचायत भी देखने को मिल रही है, जहां अधिकारी साफ कहते हुए नजर आए कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम मीडिया में इसकी जानकारी फैलाई जा रही है और कहीं ना कहीं उस पर अभी खंगाल रहे हैं। लेकिन तब वही तस्वीरें आती हैं जब अचानक से रैलियां निकल जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब शायद स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पाती है। इसीलिए पहले से ही सजग रहने की जरूरत थी इस पूरे मामले पर। एक तरफ मुख्यमंत्री तमाम वक्त पर मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातें कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे, हम माहौल नहीं बिगाड़ने देंगे। जी देखिए, हो सकता है ऑन द रिकॉर्ड या किसी संगठन विशेष ने इसकी जिम्मेदारी न ली हो, परंतु अखबार में, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया में मामला छाया हुआ है और राज्य इंटेलिजेंस की इस पूरे प्रकरण पर नजर है, निगाह है। तो ऐसा संभव नहीं है कि जिले में इसकी कोई जानकारी ना हो, क्योंकि जिले में लाइव यूनिट भी होती है। ठीक है सुदीप, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवभूमि की, जहां पुरोला प्रधान संगठन ने 26 मई को पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश करने के मामले के बाद उपजे विवाद पर अब 15 जून को पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया गया है। महापंचायत की घोषणा किए जाने के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वहां से पलायन कर रहे लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। बीजेपी सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। बता दें कि उत्तरकाशी के पुरोला में एक समुदाय विशेष के लड़के द्वारा लड़की ले जाने के मामले में विवाद काफी बढ़ गया था। समुदाय विशेष के 12 लोग अब तक पुरोला में दुकानें खाली कर चुके हैं। अब 15 को महापंचायत की घोषणा की गई है। महापंचायत को विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ ही सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गर्म हो गया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस महापंचायत को रोकने की मांग की है। इसके अलावा सेव उत्तराखंड मुस्लिम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला का नाबालिग लड़की को भगाने की साजिश का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा लड़की को भगाने की साजिश विफल हो गई है, लेकिन मामले पर बवाल जारी है। पुरोला में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे, पुलिस ने इलाके को शांत कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुरोला में 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी है, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। वहीं ऐसी ही जानकारी है कि मामले को लेकर पुरोला प्रधान संगठन ने आगामी 15 जून को महापंचायत बुलाई है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह रहा हूं, अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कि हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं दिनेशपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस से जुड़ी यात्रा की शुरुआत की है। दिनेशपुर नगर क्षेत्र में कांग्रेस से जोड़ो अभियान का पर्चा वितरित करते हुए पावर हाउस में जाकर यात्रा का समापन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले जाति आधारित राजनीति में अब हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने कांग्रेस के जनाधार को कमजोर किया है और समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों को लेकर कार्य करती रही है।
राज्य के लोगों के साथ, उत्तराखंड के साथ लगभग 56 साल का संबंध है और इसलिए मैंने एक संपर्क अभियान प्रारंभ किया है। कांग्रेस से जुड़िए, जो भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ही एक छोटा हिस्सा है। इसके जरिए मैं अपने हाथ से लोगों को अपनी एक अपील बांटने का काम कर रहा हूं कि कांग्रेस से जुड़िए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। राज्य के लोगों के साथ, उत्तराखंड के साथ लगभग ऋषिकेश में 2 खड़ी बसों में आग लगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बीटीसी परिसर में खड़ी बसों में कुछ काम किया जा रहा था, तभी वेल्डिंग करते हुए बसों ने आग पकड़ी और यह हादसा हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिली कि बस अड्डे के पास 2 बसों में गाड़ी लगी है, तो हम 2 फायर टैंकर लेके मौके पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पर आके देखा कि काफी भीड़ भाड़ के बीच में 2 बसों के बॉडी पे वो वेल्डिंग का कार्य चल रहा था, जिससे शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि आग आसपास बहुत अफरा तफरी मच गई, लेकिन हमारे कर्मचारियों की सूझबूझ से हमने समय रहते हुए पूरे बस अड्डे और जनहानि होने से बचाया सभी को। नुकसान तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।